हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 है। इससे पहले हम 10 मार्क्स तक 250 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि इस क्लास में जो भी एडिशनल वर्ड्स आए उनको आप समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखेंगे ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स क्लास में आए उसको आप नोट डाउन कर सकें। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। 251 यानी आज का पहला क्वेश्चन दैट इज प्लेस ऑफ बुरील स्पेशली नॉट इन चर्चयार्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमेट्री। सेमेट्री क्या बोलते हैं? सेमेट्री। अब देखो, सेमेट्री प्रोनाउंस करने में एक सिमेट्री की तरह लगता है जो ज्योमेट्री में यूज होता है, जिसको हिंदी में सममिति बोलते हैं। त्रिभुज की सिमेट्री होती है, सममिति होती है, तो उसकी तरह साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते पहले। तो ये सिमेट्री जो है वैसी जगह होती है जहाँ पर डेड लोगों को यानी मृत लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से समझना। सेमेट्री का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। ठीक है, पहला मतलब। दूसरा अर्थ इसका यह है स्पेशली एक ऐसा प्लेस जो चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है या चर्च से बिलोंग नहीं करता, उसको भी सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, ध्यान याद रहेगा ना कि पहला तो यही है जो लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बुरियल यानी जहाँ पर चीज़ें जलाई जाती, व्यक्तियों को जलाया जाता है, मरे हुए लोगों को। तो पहला तो यही है कि जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है उसको भी बोलते हैं सेमेट्री। दूसरा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो चर्च से बिलोंग नहीं करती उसको भी सेमेट्री बोला जाता है। याद रहेगा? पक्का? ठीक है। अगला अगला है 252। हमारा क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आशावादी है, होपफुल है और हमेशा चीज़ों के ब्राइटर साइड को देखते हैं यानी अच्छे पक्ष को देखते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ठीक है ना? अच्छा, ऑप्टिमिस्ट उस व्यक्ति को बोलेंगे, हिंदी में इसका मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति है यानी होपफुल है, आशावादी है और हमेशा ब्राइट। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हमें पता है। कोई भी अगर परेशानी हमारी लाइफ में आई है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें लेके आई है। हम किस साइड को देखते हैं उसकी वजह से हमारा डिसाइड होता है कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं। सॉरी, माय फॉल्ट। ठीक है, तो अगर ऑप्टिमिस्ट हैं यानी आशावादी हैं, यानी हम ब्राइटर साइड को देखते हैं चीज़ों के। अगर अगर हम लोग नेगेटिव साइड को देखते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं लाइफ को लेके, तो वो पेसिमिस्ट अप्रोच है। समझ आ गया ना? ऑप्टिमिस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड दैट इज, इसका मतलब होता है आशावादी होना। अगर यहाँ पे पेसिमिस्ट लिखा होता तो उसका मतलब होता निराशावादी होना। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो। 253 एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण अवसर। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? मोमेंटस। क्या बोलेंगे? मोमेंटस। ठीक है, मोमेंटस का मतलब क्या होता है कि कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन। ठीक है, इसको मैं ईडीएम बता देता हूँ। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट आप याद कर सकते हैं। इस एक तो है गाला डे। क्या होता है? गाला डे। और दूसरा है रेड लेटर डे। ठीक है, रेड लेटर डे और गाला डे। तो जो रेड लेटर डे उसका मतलब हमने समझा था कोई इम्पोर्टेंट दिन होता है, और जो गाला डे है उसका मतलब हमने ये समझा था कि कोई भी जैसे स्कूल या कॉलेजेस में कोई स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट का एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू जो भी पैसा आता है वो चैरिटी में दे दिया जाता है, तो वो भी गाला डे है यानी इम्पोर्टेंट दिन है। याद रहेगा ना? ये जो मोमेंटस है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मोमेंटस, इससे आपको दो इडियम याद कर सकते हैं यहाँ पर। पहला है आपका गाला डे, दूसरा है आपका रेड लेटर डे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर, जो ये मोमेंटस है इसी से यहाँ पर अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोमेंटो। आपने देखा होगा कोई अगर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह पे जाता है तो उसको मोमेंटो दिया जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं स्मृति चिन्ह। क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह। यानी उनको स्मृति चिन्ह दिया जाता है, वहाँ की कोई यादगारी दी जाती है। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं मोमेंटो।
जैसे आपने देखा ना कि अभी अगर अक्षय कुमार उत्तराखंड आए हुए हैं तो उनको क्या दिया गया, जो यहाँ के सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक मोमेंटो दिया गया जिसमें केदारनाथ की प्रतिमा बनी हुई है, कोई स्मृति चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो वो मोमेंटो दिया जाता है। और जो इवेंट है यानी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है तो उसको मोमेंटस दिया जाता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या कहीं का प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो उन्हें उस देश में, उस जगह में कोई मोमेंटो दिया जाता है, उस पर्टिकुलर जगह की कोई यादगारी दी जाती है, उसको बोलेंगे मोमेंटस, उसको बोलेंगे मोमेंटो। और वो जो इवेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ना वो, तो उसको मोमेंटस बोलेंगे। याद रहेगा ना, दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, अगला 254 गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ऐसी लोगों की सरकार, उनको कहलाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब हिंदी में समझ लो एक तंत्र या निरंकुश शासन। ठीक है ना, कि कोई एक ही व्यक्ति चला रहा है पूरे देश को, पूरी सरकार को, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तब तो वो वही चाहेगा, वही करेगा जो वो करना चाहता है, यानी अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो इन अनलिमिटेड पावर्स का वो मिसयूज़ भी कर सकता है। इसलिए ऐसी जो सरकार है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी सरकार है, माना कहीं पर जो अनलिमिटेड पावर के रूलर्स द्वारा चलती है, ऐसे रूलर्स जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, उन लोगों की सरकार को ऑटोक्रेसी बोला जाता है। याद रहेगा 254 पक्का। नेक्स्ट 255 वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हर एक जगह से दूसरी जगह जो लोग घूमते रहते हैं उनको बोला जाता है अटीनरेंट। क्या बोलते हैं? अटीनरेंट। अटीनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं उनको बोलेंगे अटीनरेंट। याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, इनको हिंदी में घुमक्कड़ समझ लो या खाना बदोश जिन्हें कहते हैं वो समझ लो, एक ही बात है। ठीक है, ये जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे आपने कुछ घुमक्कड़ प्रजाति आपने देखी होगी ना, घुमक्कड़ जाति देखी होगी, जो सर्दियों में किसी एक शहर में रहते हैं, फिर गर्मियों में किसी दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, तो वो क्या है, वो अटीनरेंट लोग हैं, प्लेस टू प्लेस जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस है ना, प्लेस से एक ईडियम आपको पहले मैं बता चुका हूँ, दैट इज गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होना। ठीक है, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होना। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ड था दैट इज अटीनरेंट। अटीनरेंट का मतलब वह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, उनको बोलते हैं अटीनरेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट 256 है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको दोबारा वापस लिया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इररेवोकेबल। क्या बोला मैंने? इररेवोकेबल। इररेवोकेबल का मतलब है कोई भी डिसीजन या एक्शन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है या रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा डिसीजन या एक्शन जिसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना तो रिवर्स किया जा सकता है, उसको बोलेंगे इररेवोकेबल। अब इसको हिंदी में समझना है तो हिंदी में इसको कहेंगे अपरिवर्तनीय। जिसको परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, वो कैसी सिचुएशन है, वो इररेवोकेबल डिसीजन है या एक्शन है। याद रहेगा पक्का। ठीक, नेक्स्ट 257 है द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल। ठीक है, बेरफिट, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ ऑल पोजीशंस। देखो इतना बड़ा लिखा है सेंटेंस, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, इम्पॉर्टेंट मतलब इजीली समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूड। क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो पैसा है, ना खाना है, ना घर है। क्या बोला? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं है, वो डेस्टिट्यूड है। हिंदी में समझ लो निराश्रय है। निराश्रय, बिना किसी आश्रय का बेसहारा वो व्यक्ति है, दीनहीन वो व्यक्ति है, तो वो डेस्टिट्यूड है। सिंपल। जिसके पास ऑल पोजीशन यानी कोई भी पोजीशन नहीं है
कोई भी पोजीशन नहीं है, न ही खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, तो वो डेस्टिट्यूट व्यक्ति है जिसके पास कोई भी चीज़ें नहीं है। ठीक है, लैकिंग है ना, कमी है उस चीज़ की। ठीक है, याद रहेगा पक्का। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित होना, ये लैकिंग का मतलब कमी होना, या तो उनके पास वो सुख सुविधाएं है ही नहीं, उससे वो वंचित है, या उसकी कमी है, उसको बोलेंगे डेस्टिट्यूट। याद रहेगा, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट अगला है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैजरेटेड, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं इसे, एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज अ लाफ्टर। ठीक है, पहले एग्जैजरेटेड का मतलब समझेंगे। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, किसी भी बात को क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक, अब वो बोल रहा है कि कोई ऐसा पिक्चर, किसी व्यक्ति का कोई ऐसा पिक्चर जिसको आपने इतना एग्जैजरेटेड, इतना यानी इतना बड़ा चढ़ाकर बनाया है कि उसकी वजह से लोगों के क्या आ जाए, लाफ्टर आ जाए। लाफ्टर आ जाए यानी हंसी आ जाए, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। जैसे कुछ कार्टून्स होता है ना, जैसे मिस्टर बीन है, या कुछ लोगों के कार्टून्स को क्या करता है, बहुत जैसे उसके हाथ पाँव बहुत छोटे बना देंगे, सर बहुत बड़ा बना देंगे, तो वो कैरिकेचर है। बेसिकली फनी वे में उनको दिखाने के लिए बनाया जाता है, तो वो कैरिकेचर है। समझ गए ना, कार्टून्स के तौर पे समझ लो कि इन कार्टून्स को इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इंसान के कार्टून्स को इन तरीके से बनाया जाता है, उनको इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, इस तरीके से उनकी पिक्चर बनाई जाती है कि लोगों को उनको देख के हंसी आए, तो वो कैरिकेचर है। ठीक है, समझ आया पक्का। नेक्स्ट अगला है 259। 259 है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। देखो, आपने ऐसा सुना होगा कि सब कुछ भगवान है। ठीक है, कण कण में भगवान बसे हैं और सब सब चीज़ों में भगवान है। ठीक है, सुना है ना आपने ये बात, तो उसको बोलते हैं पैंथेइज्म। क्या बोलते हैं, पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर समझना है तो उसको बोलते हैं सर्वेश्वरवाद। क्या बोलते हैं, सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का मतलब है सर्व ईश्वरवाद, यानी सब में ही भगवान है। अगर कोई ऐसा कह देता है तो वो पैंथेइज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला ना बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, इस सब कुछ में भगवान है, और एवरीथिंग इज गॉड, और सब कुछ भगवान है। ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें, जितने भी मनुष्य, जितनी भी चीज़ें हमें आसपास में दिख रही हैं, उन सब में भगवान है और सब ही भगवान है। ठीक है, तो उसको पैंथेइज्म बोलेंगे। इसे दो में इडियम, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो मेरे को याद आ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला है अथीस्ट। अथीस्ट अगर कोई व्यक्ति है तो वो नास्तिक है, और थीस्ट में बोलूँ तो वो आस्तिक है, और अगर ओमनी प्रेजेंट में बोलूँ तो हर जगह व्याप्त है। यानी अगर कोई भगवान को कहता है कि ओमनी प्रेजेंट है, यानी भगवान हर जगह व्याप्त है। ठीक है, समझ आया, याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, अगला है 260। 260 को बोलते हैं वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो नियमों को तोड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसर। ठीक है, इसके लिए हिंदी में इसको समझेंगे अतिक्रमण। सुना होगा ना आपने, अतिक्रमण करना या उल्लंघन करना किसी लॉ का, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर करना। ठीक हो गया। अगला ट्रेस पास करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं इनक्रोचमेंट। क्या बोलते हैं, जो ट्रांसग्रेसर है ना, ये तो कोई व्यक्ति होगा, लेकिन अगर इंक्रोचमेंट अगर कोई प्रोसेस है तो इंक्रोचमेंट प्रोसेस का मतलब होता है अतिक्रमण करना। जैसे आपने बहुत बड़ी सिटीज़ में देखा होगा कि मेन रोड जो होती है उसके आसपास लोग बहुत रोड के बहुत नज़दीक तक अपनी दुकान को ले आते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। तो बाद में गवर्नमेंट आती है और उनकी सारी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, जितनी प्रॉपर्टी उनकी होती है उससे ज़्यादा जो उन्होंने प्रॉपर्टी हड़प रखी है, सरकारी प्रॉपर्टी, उसको तोड़ देते हैं। तो यानी बेसिकली उन दुकानदारों ने क्या किया था, अतिक्रमण किया था। जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी नहीं, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी वो लोग ले गए थे, तो वो उन्होंने इंक्रोचमेंट किया था। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति होगा उसको ट्रांसग्रेसर बोलेंगे या इंक्रोचर बोलेंगे, जो नियमों को तोड़ता है, अतिक्रमण करता है, वो व्यक्ति ट्रांसग्रेसर है।
ट्रेस पासर्स है, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट 261 है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसको कैप्चर किया ही नहीं जा सकता, पकड़ा ही नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अनग्रेस्पेबल। क्या बोलते हैं, अनग्रेस्पेबल। अनग्रेस्पेबल का मतलब होता है जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड, एक तो उसने बोला कि जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, जैसे कोई मुश्किल है कोई काम, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको भी इनग्रेस्पेबल बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि यार इसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, ठीक है, तो उसको उसकी ग्रेस्पिंग पावर तेज है। और अगर कोई चीज़ इनग्रेस्पेबल है, ठीक है, अनग्रेस्पेबल है, अनग्रेस्पेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू कैप्चर, ठीक है, इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है या उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको भी हम लोग अनग्रेस्पेबल बोलेंगे, ठीक हो गया। अगला 262 रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, देखो उसको ध्यान से समझना कि रिप्रोड्यूसिंग मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना, ये मेमोराइज मतलब याद करना, वर्ड फॉर वर्ड मतलब बिल्कुल शब्द जैसा लिखा हुआ है वैसा ही, इसको पहले बोलते हैं वर्बेटिम। क्या बोलते हैं, वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है जैसा किसी ने लिखा, ध्यान से समझना, जैसा किसी ने लिखा या जैसा किसी ने कहा आपने बिल्कुल वैसे ही याद कर लिया है, उसको बोलेंगे वर्बेटिम, समझ गए ना। जैसे कोई, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कंठस्थ याद करना, बाय हार्ट याद करना, यानी जिसको कहते हैं मुंह जबानी याद कर देना, आपको बिल्कुल वैसे ही याद है जैसे किसी ने कहा था या जैसे किसी ने लिखा है कहीं पर, जैसे कोई कविता लिखी है किसी ने कोई स्टोरी में कोई डायलॉग बोला है, आपको वैसे ही याद है जैसा उन्होंने कहा था या जैसा उन्होंने बोला था, तो वर्बेटिम है वो, समझ गए ना, पक्का, ठीक। नेक्स्ट 263 केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एक्सेट्रा, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत केयरफुल है कि उसको पता है कि यार मेरे को ना अपने पैसे और अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करना मुझे पता है, तो वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति इकोनॉमिकल है, कैसा है, इकोनॉमिकल है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना है उस वर्ड को, उसको बोलते हैं रिजनेबल, ठीक है। जैसे आपने सुना है ना कि यार अच्छा उस शॉप में क्या होता है, वहाँ पे तो रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, रिजनेबल प्राइस मतलब जितना आप खर्च करना चाहते हो उतने ही प्राइस पे मिल रही है। या कभी आपको शॉपकीपर बोलता है कि भैया यार क्या कर रहा हूँ मैं, रिजनेबल प्राइस पे ही तो दे रहा हूँ, इकोनॉमिकल प्राइस पे ही तो दे रहा हूँ, यानी इतने प्राइस पे दे रहा हूँ जितना होना चाहिए, उसको बोलेंगे इकोनॉमिकल, उसको बोलेंगे रिजनेबल, ठीक है। इसका अपोजिट भी समझ लेना, अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा खर्च करता है जितना उसको नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति फ्रूगल है, ठीक है, ठीक है ना, वो व्यक्ति फ्रूगल है, वो सॉरी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, वो व्यक्ति फ्रूगल है और प्रूडेंट है और कैनी है, सिनोनिम इसके क्या क्या हो जाएंगे, फ्रूगल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा और कैनी हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति जो बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे इकोनॉमिकल। तो ये जो वर्ड था दैट इज इकोनॉमिकल, जिसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सोच समझ के अपने टाइम को अपने मनी को खर्च करते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, यानी बेसिकली जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी। या अगर कोई साइंटिस्ट इसका है, यानी वह व्यक्ति जो इनकी स्टडी करता है, स्टडी को तो इंटोमोलॉजी बोलेंगे लेकिन जो स्टडी करता है उसको इंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजिस्ट, याद रहेगा, पक्का। नेक्स्ट अगला है 265 दैट इज साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। रेस का मतलब यहाँ पे दौड़ से नहीं है, दौड़ भी होता है लेकिन मैनकाइंड मतलब मानव जाति होता है, मानव जाति की मतलब मानव की जाति, रेस मतलब जाति होता है, ठीक है, जाति भी होता है दौड़ भी होता है, तो यहाँ पर जाति के लिए है। अगर मानव की जातियों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, उनकी जातियों का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं एथनोलॉजी।
क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी, यानी मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन एथनोलॉजी कहलाता है, याद रहेगा। ठीक, अगला 266 हमारा डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, यानी किसी को डिटेन करना, डिटेन करना यानी अलग कर देना, अलग रखना किसी को, कन्फाइन कर देना भी वही है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंटरमेंट। क्या बोलते हैं, इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब ध्यान से समझ लो कि किसी व्यक्ति को किसी युद्ध के दौरान अलग से रखना, किसी प्रिजन में, जेल में, ठीक है, पॉलिटिकल या मिलिट्री के रीजंस की वजह से, उसको बोलते हैं इंटरमेंट। क्या बोलते हैं, इंटरमेंट। ध्यान से समझना, दोबारा बता देता हूँ। द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है ना, युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस की वजह से प्रिजन में रखना, या क्या बोलते हैं, प्रिजन में रखना, जेल में रखना, उसको बोलते हैं इंटरमेंट। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कोई विद्रोह अगर चलता है तो उनके जो मेन नेता होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मेन लीडर जो उनके होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं ताकि उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इंटरमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर, उसको बोलते हैं इंटरमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नज़र बंद कर देना, वही होता है इसका मतलब, याद रहेगा। 266 पक्का। नेक्स्ट 267 इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब का मतलब होता है इनएफेबल। क्या होता है, इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है, ध्यान से समझना, टू ब्यूटिफुल और ग्रेट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ठीक है, टू ब्यूटिफुल और ग्रेट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप उसकी तारीफ में कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, कोई चीज़ दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर आपको लगी कि उसके बारे में आप शब्दों में उसको बयां ही नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनएफेबल, अकथनीय। ठीक है, अकथनीय यानी कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया ना। वैसा जैसे सोचो कि कोई शहरों में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और वो वहाँ से किसी टूरिस्ट लोकेशन पे आते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल देखते हैं तो उनको कैसा लगता है, उनको इनएफेबल फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है कि मैं इसको क्या नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, है ना, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे इनएफेबल। याद रहेगा, अकथनीय जिसे कहेंगे हिंदी में। ठीक, अगला 268 है एन अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन और ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। किसी भी मिसकंडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मैन्यूवर। क्या बोलते हैं, मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है कि कोई ऐसी डिवाइस, अंडर हैंड डिवाइस, जिसको इसलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग मिसकंडक्ट को रोक सकें, जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मोमेंट जो जिसके लिए बहुत केयर या स्किल की ज़रूरत होती है। पहला एक्सप्लेनेशन इसका ये है, क्या, अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल, उसको बोलते हैं मैन्यूवर, उसको भी बोलते हैं। दूसरा, समथिंग क्लेवर इन ऑर्डर टू ट्रिक समवन, कि अगर आपने कोई ऐसी चाल चली जो दूसरे को फंसाने के लिए है तो उसको भी मैन्यूवर बोलेंगे। ठीक है, दोनों याद रखना। नेक्स्ट 269 हमारा द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ध्यान रखना, एनिमल्स है, किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स अगर हम लोग कहते हैं उनको तो उनको बोलते हैं फौना। फौना, ठीक है, इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है दैट इज फ्लोरा। फ्लोरा से समझ लो फ्लावर। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, देखो दोनों को मैं समझा देता हूँ एक साथ। जैसे अगर मैंने बोला कि ही इज स्टडीइंग द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ उत्तराखंड,
तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, उत्तराखंड की जो फ्लोरा है यानी पेड़ पौधे हैं और फ्यूना है यानी जो जीव जंतु हैं उनकी स्टडी कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों की स्टडी कर रहा है ना उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में। देखो ध्यान से समझो कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, रीजन के एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं या एनिमल्स को बात करते हैं तो वो फौना है। अगर यहाँ पर एनिमल्स की जगह क्या होता, प्लांट्स होता, पेड़ पौधे होते, तो वो फ्लोरा होता। ठीक है, और अगर हम लोग फ्लोरा एंड फ्यूना बोले तो वो हो जाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु किसी पर्टिकुलर जगह के। ठीक है, उनको बोलेंगे, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट अगला है 270, दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। यानी अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, उस मतलब वैसा गुड फॉर्च्यून आपको मिलना, अच्छा सौभाग्य मिलना। सिंपल समझ लो यार, इसको बोलते हैं कि लक्की ड्रॉ निकल लेना, समझ लो। ठीक है, आपकी लक्की ड्रॉ निकल गई, अपनी आपको विंडफॉल हो गया, सिचुएशन बन गई कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके लिए सिनोनिम समझ लो, उससे समझ जाओगे। इसके सिनोनिम होता है जैकपॉट। जैकपॉट समझते हो ना, लॉटरी लग जाना किसी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैकपॉट, बोनंजा या गॉड सेंड। क्या बोला मैंने, जैकपॉट, बोनंजा या गॉड सेंड। ठीक है, या विंडफॉल, ये सब एक ही चीज़ होती है। लकी ड्रॉ निकल जाना यानी बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाना अचानक से कहीं से, या बहुत ज़्यादा फायदा हो जाना किसी काम में। ठीक है, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 271, 271 है एन एन एमोल्यूमेंट ओवर एन अबव फिक्स्ड सैलरी। जितनी सैलरी आपको मिलती है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको फिक्स सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सुख सुविधाएं मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं परक्यूजिट। क्या बोलते हैं, परक्यूजिट। जैसे आप लोग पर्क्स बोलते हैं ना, पर्क्स अलाउंसेस, उसको बोलेंगे परक्यूजिट। समझे है ना, इतना तो समझते हैं ना कि पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। तो देखो, सैलरी एंड पर्क्स होता है, सैलरी तो आपको मिलती है जितनी भी मिलती है, उसके अलावा और भी सुविधाएं मिलती हैं। कैसे समझोगे इसे परक्यूजिट को, परक्यूजिट को ऐसे समझो जैसे कोई अगर व्यक्ति, किसी के पेरेंट्स आर्मी में होते हैं या किसी भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस में होते हैं, ठीक है, तो उनकी अपनी कैंटीन की सुविधा उन्हें मिलती है, उनकी हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल होती है, उनके स्कूल्स अलग होते हैं, तो उनको वो सुख सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। जैसे कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री में है तो उनका रेलवे का अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, आने जाने में, टिकट वगैरह में कुछ कंसेशन मिलता है, कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं, ये सब कुछ फ़ायदे उन्हें मिलते हैं। तो ये है कि सैलरी तो उन्हें मिलती है, उसके ऊपर से जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परक्यूजिट। क्या बोलते हैं, परक्यूजिट। याद रहेगा, पर्क्स से याद रख लेना या अलाउंसेस से याद रख लेना। ठीक है, पर्क्स हो गया, अलाउंसेस हो गया, रिवॉर्ड हो गया, ये सब इसका मतलब होता है। ठीक है, अगला 272, वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पास। ठीक है, कोई व्यक्ति शिप या किसी पैसेंजर व्हीकल में छुप जाता है ताकि उसे फ्री पास मिल जाए, यानी इजीली ट्रैवल कर सके, उसको बोलते हैं स्टो अवे। क्या बोलते हैं, स्टो अवे। ठीक है, स्टो अवे। जैसे अभी हम लोग रेलवे की बात कर ही रहे थे ना, तो रेलवे में भी कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। टीटी आता है, वॉशरूम में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बेसिकली वो फ्री में क्या करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को तय करना चाहते हैं ना, तो उनकी जो प्रोसेस है उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टो अवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टो अवे। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक स्टो अवे एक मूवी भी है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है ना। तो ये है स्टो अवे। ठीक है, स्टो अवे का मतलब है कि फ्री पास ऑब्टेन करने के लिए, फ्री पास पाने के लिए किसी शिप या पैसेंजर व्हीकल में छुप कर आना। ठीक है, 272 ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 273, the use of many words where the use of many words where only a few are necessary। जहाँ पर बहुत कम शब्दों की ज़रूरत है वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए, यानी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, देखो ध्यान से समझना, सरकम लोकेशन। क्या कह रहा है, सरकम लोक्यूशन। सरकम लोक्यूशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कर देना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिडेंडेंसी। क्या बोला मैंने,
रिडंडेंसी, दूसरा रिपीटेशन, ये तो समझते हो ना, रिपीटेशन करना यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करना। दूसरा सुपरफ्लुइटी, देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो कहलाता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिडंडेंसी, रिपीटेशन या सुपरफ्लुइटी। ठीक है, याद रहेगा पक्का? ठीक हो गया। अगला है 274, डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए डिजीज, किसी भी रोग का पता लगाना या पता करना कि बीमारी कौन सी है उसको बोलते हैं डायग्नोस। क्या करना? डायग्नोस करना। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक, कोई डायग्नोस करने का मतलब यही है सिंपल, कि किसी रोग का पता लगाना कि बीमारी कौन सी है। ठीक हो गया। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अकरिंग एट नाइट। ठीक है, कोई ऐसी घटना जो केवल रात को होती है, दैट इज नॉक्टर्नल। क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब, पहला मतलब निशाचर जिसे बोलते हैं, भूत प्रेत आदि, उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है ये उसका दूसरा मीनिंग है, दैट इज अकरिंग एट नाइट। ठीक है, अकरिंग एट नाइट यानी वह घटना जो रात को होती है। जैसे बैट्स होते हैं ना, बैट्स मतलब चमगादड़, वो रात को ही चलते हैं, देखा होगा ना आपने, दिन में नहीं आते, रात को आते हैं, तो वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 275 क्वेश्चन हम अभी तक टोटल कर चुके हैं, आज 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।